से आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ बढ़ाने में सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। आज का हमारा विषय है विज्ञान में क्लास 7 की लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतु। लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतु। हम आप देखते हैं, जानते हैं कि विभिन्न स्रोतों में या विभिन्न जगहों पर हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं, जंतुओं को देखते हैं। कुछ तो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, लेकिन वातावरण के लिए कुछ न कुछ जो है लाभदायक हो गया, या इकोसिस्टम को एडजस्ट करने के लिए इनका जो निर्माण हुआ होगा किसी न किसी लिए ये आवश्यक होगा। जैसे आदिकाल से मानव, यानी कि प्रारंभ में प्राकृतिक के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर था, तो वो पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में खाता था, रहता था और उसी के बारे में सोचता था। तो धीरे धीरे उसने प्राकृतिक को छोड़ करके धीरे धीरे क्या हुआ, तो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जंतु हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं और हानिकारक भी हैं। उसी में कुछ हम चीज़ें पढ़ेंगे। कृषि तथा उपयोगी पौधों, कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि कर्म या एग्रीकल्चर कहलाता है। हम आप जानते हैं कि जो कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं, चाहे पशुपालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, सब ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि कार्य क्या है? कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन, मानव और पशुओं को पालना कृषि कर्म या एग्रीकल्चर कहलाता है। कृषि कर्म या एग्रीकल्चर कहलाता है। मानव जीवन में पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव, मानव जीवन में पौधों और जंतुओं का जीवन पर प्रभाव। क्या प्रभाव है भाई? पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग है, यानी कि पौधे हो चाहे जंतु हो, ये मानव जीवन के अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है, तथा वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, प्रभावित करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको क्या हुआ? दो भागों में बांटा गया है। पहला है हानिकारक पौधे एवं जंतु, दूसरा है लाभदायक पौधे एवं जंतु। अब यहाँ पर हम देखेंगे हानिकारक पौधे। जो हानिकारक पौधे हैं वो हमारे लिए कैसे नुकसानदेह होते हैं। जैसे आप देखें, कोई फसल उगाई जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे उगाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, जीव जंतु हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को तो हानि पहुंचाते ही हैं, कुछ सूक्ष्म जीव तो मनुष्य को हानि पहुंचाते ही हैं। जंतुओं और पौधों को भी हानि पहुंचाते, यानी जंतु को भी और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं, और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। और तरह तरह क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ फसलों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। कुछ फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ पौधे खजुलाहट पैदा कर देते हैं। जैसे हम आप चलते फिरते हैं, कहीं पर लग जाता है तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में खुजली होने लगती है। तो कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा गाजर घास। तो गाजर घास के कारण से क्या होता है? जब हमारे शरीर में लग जाता है तो हमारा शरीर खुजलाने लगता है, हमारी त्वचा खुजलाने लगती है। इसी प्रकार से कवाच के रोए जो होते हैं, जो कवाच का पौधा पाया जाता है, उसके रोए लग जाने से क्या होता है? शरीर में खुजलाहट होने लगती है। काजू के छिलके जो होते हैं वो भी अगर हमारे शरीर में लग जाते हैं तो खुजली देने लगता है। पपीते के दूध में भी क्या होता है? एक प्रकार का तत्व पाया जाता है जो त्वचा में क्या करता है? खुजली पैदा कर देता है। फिर इसके बाद आता है कि पूर्व काल, यानी कि पूर्व काल मतलब बहुत समय पहले क्या होता था? शिकारी को मारने के लिए, शिकार को मारने के लिए धनुष बाण में क्या करते थे? जहरीला जहर, जिसे पौधे के रस से निकाल करके बाण में लगा लिया जाता था, जिससे उनको क्या करता था? मारने में आसानी हो जाती थी, उनको शिकार मारने में आसानी हो जाती थी। इस प्रकार से इसका प्रयोग पूर्व काल में किया जाता। पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधे जैसे रिसपैचा कुरारे से क्या किया जाता था कि रस से क्या करते? अपने बाणों को बुझा लेते थे, जिससे उन्हें शिकार मारने में आसानी होती थी। और पीली कनेर और मदार ओक का पौधा भी देखे होंगे, उसमें दूध निकलता है। वो दूध क्या होता है? हानिकारक होता है। फिर इसके बाद आता है कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता तथा कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम आप सुनते हैं, देखते हैं कि जिन्हें मादक पदार्थ कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं?
मादक पदार्थ कहा जाता है। कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता तथा कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिन्हें मादक पदार्थ कहते हैं। मादक पदार्थों में क्या क्या आता है? गांजा है, चरस है, अफीम है, मार्फिन है, हीरोइन और कोकीन नामक आदि पदार्थों को आप सब लोग पेपर में प्रत्येक दिन पढ़ते होंगे। कभी न कभी ये पेपर में निकलता रहता है। इसके कारण से क्या होता है? मनुष्य आदी हो जाता है और ये क्या होते हैं? जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इनसे कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। लेकिन ये पूर्ण रूप से जब लोग इसका सेवन करने लगते हैं तो क्या है? बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए इसकी तस्करी भी ज़्यादा होती है। इसलिए इसको मादक पदार्थ कहा गया। क्या कहा गया? मादक पदार्थ कहा गया। फिर इसके बाद आता है कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। भाई कुछ पौधे हैं वो जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं और मनुष्यों में क्या होता है? दांत खाज और गंजापन कवकों के द्वारा ही होता है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब चलिए आगे हम सब लोग देखते हैं कि हानिकारक जंतु। जो हानिकारक जंतु होते हैं, हम आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हानिकारक जंतु। हानिकारक जंतु क्या होते हैं कि हम जानते हैं ये पौधों की भांति जंतु को भी हानिकारक होते हैं, यानी कि पौधे की भांति भी हानिकारक जंतु भी होते हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं जो किसी के काटने पर क्या होती है? या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या विशेष प्रकार से उनसे दर्द होता है। जैसे कुछ जंतु जहरीले होते हैं, दूसरों को काटते हैं, जैसे सांप, बिच्छू व बर जिसे कहते हैं, पीली पीली पाई जाती, लाल पाई जाती मधुमक्खी है तथा बिच्छू है कि इनके डंक का अनुभव अगर होता है, काटते हैं तो इनके डंक बहुत कट होते हैं। और इसी प्रकार से चींटी है, खटमल है तथा मच्छर के काटने पर क्या होता है? खुजली होने लगती है और जलन होती है। इसी प्रकार से कुछ जंतु रोगों के वाहक भी होते हैं। कुछ जंतु क्या होते हैं? रोगों के वाहक भी होते हैं। जंतु जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें रोगवाहक जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रोगवाहक जंतु कहते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। जूं, खटमल तथा पिशु भी रोगवाहक जंतु हैं। जूं, खटमल, पिशु भी क्या है? रोगवाहक जंतु हैं। हैजा, आम तीसार, पेची जिसे कहते हैं, अतिसार यानी कि डायरिया जो होता है, टाइफाइड, तपेदिक जैसे बीमारियां घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। किसके द्वारा फैलती है? घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या कहते हैं? पील पाँव या हाथी पाँव कहते हैं। मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों के काटने से फैलता है। फिर इसके बाद आता है संक्रमित कुत्ता। हम आप जानते हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। कुछ अन्य जानवरों के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। जो रेबीज नामक बीमारी होती है वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए समय पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि फसल में विभिन्न प्रकार के कीट पतंग, जो कीड़े मकोड़े होते हैं और उनके लार्वा होते हैं, फसलों को प्रभावित करते हैं, खाते हैं और उनका उत्पादन कम कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है टिड्डी। टिड्डी हम जानते हैं हरा होता है। ये पौधों की पत्तियों तथा कोपल तनों को खा जाती हैं और पूरी फसल क्या करती है? नष्ट कर देती हैं और इनका उत्पादन कम हो जाता है। और ये झुंड में चलती हैं और कभी कभी ये क्या है? लाखों की संख्या में होते हैं और जिस फसल को खाती है वो नष्ट कर देती हैं। इनके छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर से दवा का स्प्रे किया जाता है। फिर इसके बाद आता चूहे। हम आपने देखा है कि चूहे क्या होते हैं? ये खेतों में बिल बना लेते हैं। खेतों में बिल बनाने के बाद क्या करते हैं? पौधों को काट काट करके उसके बिलों के अंदर डालते रहते हैं और फसलों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। और सबसे अधिक जो नुकसान होता है चूहों के द्वारा होता है। कुछ पक्षी फसलों को नुकसान करते हैं। कुछ पक्षी जैसे क्या हम आप देखते हैं तोता है, वो पक्षी क्या करता है? अपने ठोंठ से गेहूँ है, अरहर है या मक्का है, ज्वार है, उनको खाता रहता है। और भी पक्षियाँ होती हैं जो फसलों को नष्ट करती हैं। फिर नीलगाय। हम आप देखें कि नीलगाय क्या होता है? झुंड में रहती हैं। ये फसलों को सबसे अधिक नुकसान करती है। नीलगाय एक वन प्राणी है। इसको पाड़ा या वनरोज कहा जाता है या घोड़रोज कहते हैं या वनरोज के नाम से जाना जाता है। इसका आकार घोड़े की तरह होता है। किस तरह होता है? इसका आकार घोड़े की तरह होता है और ये हल्का नीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का नीले रंग का होता है। और नीलगाय क्या होती है? झुंड में रहती है। झुंड में रहने के बाद क्या होती है? ये छोटे पौधों को खाती है और इनकी पत्तियों को खाती हैं।
इनकी पत्तियां प्रिय भोजन होता है और ये प्राय फसलों क्या करती, चरकर नष्ट कर देती हैं। फिर इसके बाद आता है कि कुछ जंतु भी होते हैं, जैसे गिलहरी है और हाथी है। हाथी भी फसलों को तथा पौधों को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से जंतुओं के हानिकारक के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं लाभदायक पौधे। लाभदायक पौधे कौन से होते हैं हम आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के रूप में हम प्रयोग करते हैं, फलों के रूप में करते हैं। तो लाभदायक पौधों के बारे में देखते हैं। लाभदायक पौधे क्या होते हैं, मानव जीवन में पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कई समूहों में विभक्त कर सकते हैं, यानी कई समूहों में हम इन्हें विभक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया भोजन प्रदान करने वाले पौधे। भोजन प्रदान करने वाले पौधे कौन से होते हैं? मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? भोजन होता है। क्या होता है? भोजन होता है। तो अनाज हमारा प्रमुख भोजन है। अनाज हमारे क्या है? प्रमुख भोजन है, जिसमें क्या आता है? चावल है, गेहूं है, जौ, मक्का, बाजरा आदि आता है। ये अनाज के पौधे होते हैं जो हम खाने के प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। तो इसमें क्या होता है, बाजरा आदि में क्या होता है? मंड के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इसमें कुछ विटामिन व प्रोटीन भी होती है। कुछ विटामिन व प्रोटीन बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। फिर इतना है कि अनाज के पौधों के तनों का उपयोग पशुओं के भोजन के लिए किया जाता है। हम आप देखते हैं कि जो भूसा होता है, चारा होता है या डंठल होता है, उसको हम जानवरों यानी पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अनेक पौधों के विभिन्न भागों, जैसे जड़ से मूली, गाजर, तना से आलू, प्याज, पत्ती के रूप में चौलाई या पालक का प्रयोग करते हैं, पुष्प रूप में फूल गोभी, फल से सेम, बैंगन, मिर्च, भिंडी, बीज से राजमा, मटर आदि प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हरी सब्जियां, यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं इसमें विटामिन तथा खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा होती है। जो विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। फल पोषक तत्वों के क्या होते हैं? फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। फल में हम आप जानते हैं कि अच्छे पोषक तत्व होते हैं। केले से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है। केले से अत्यधिक क्या होती है? ऊर्जा व खनिज लवण होता है। और अमरूद, संतरा तथा अन्य सभी साइट्रस, साइट्रस मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल होते हैं तो उसमें क्या होता है? नींबू जात के फलों में क्या होता है? विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। फिर इसके बाद दालें। दालें क्या होती? दालें जैसे अरहर है, मटर है, चना है, मूंग है, उड़द है, मसूर है, राजमा आदि, ये प्रोटीन मिलती है। इसमें क्या मिलता है? जो दाल वाली फसलें होती हैं जिनका हम दाल के रूप में प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। अतः दालें मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है। जो दालें होती हैं मानव के लिए सबसे प्रमुख प्रोटीन का स्रोत होती हैं। मसाला, मसाला क्या होता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है और सुगंधित बनाने में उपयोग करते हैं, या भोजन को संरक्षित करने, यानी कि जो मसाले होते हैं ये भोजन को संरक्षित भी करते हैं, रखने में सहायक होते हैं। मसाले पौधों के विभिन्न भागों से, जैसे फल से लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, जड़ों से हींग तथा तनों से हल्दी, अदरक आदि प्राप्त किए जाते हैं। तेल का उपयोग, भोजन में विभिन्न प्रकार से तेल का उपयोग करते हैं, जिसमें तेल का क्या होता है? सरसों है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, नारियल आदि के तेल का प्रयोग मुख्यतः भोजन पकाने में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है केवड़ा व गुलाब। केवड़ा व गुलाब के पुष्प का क्या किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। ये तेल प्राप्त किया जाता है तो क्या होता है? प्राप्त कर भोजन को सुगंधित बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है धान की भूसी, यानी कि जो धान होता है इसकी धान की भूसी जो निकलती है इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है। इससे भी क्या किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि रेशे प्रदान करने वाले लाभदायक पौधों में रेशे प्रदान करने वाले होते हैं। हम जानते हैं कि भोजन के बाद दूसरी सबसे मुख्य आवश्यकता क्या होती है? वस्त्र होता है। तो भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? वस्त्र है। तो वस्त्र में क्या होता है? कपास है, जूट है, नारियल के पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं, जिनसे वस्त्र एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं
बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। कपास के फल से रुई तैयार किया जाता है, यानी कि कपास के फल से क्या मिलता है? रुई मिलता है। नारियल से नारियल के रेशे मिलते हैं, या जटा तथा जूट के पौधे से क्या होता है? तने से जूट प्राप्त किया जाता है। जूट के पौधे से, तने से जूट प्राप्त करके क्या किया जाता है? रेशे प्रदान किए जाते हैं। रुई से सूत बना करके क्या होता है? वस्त्र बनाए जाते हैं, जिससे हम सब लोग खादी वस्त्र कहते हैं। जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग किस में किया जाता है? रस्सी बनाने में, चटाई बनाने में, गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में होता है। फिर इसके बाद आता है औषधि प्रदान करने वाले पौधे। हम आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं औषधि पौधों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम सब लोग देखते हैं कि आपका नीम का पौधा है, तुलसी है, पुदीना है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनको औषधि रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो औषधि गुणों से युक्त हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का प्रयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में किया जाता है। पौधे के सभी भागों का प्रयोग औषधि के रूप में होता है। जड़ के रूप में भी, तना का भी, पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, पुष्प का भी प्रयोग किया जाता है। तो नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। प्रत्येक भाग का प्रयोग हम कई तरह से करते हैं औषधि गुणों के कारण, यानी कि औषधि गुणों के कारण से क्या कहा जाता है? प्राकृतिक औषधालय, यानी कि नीम के पौधे को कहा जाता है प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। यहाँ पर कुछ पौधे दिया, औषधि पौधे एवं उनके उपयोग, औषधि पौधे और उनके उपयोग दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि औषधि पौधे एवं उनके उपयोग क्या क्या हैं। क्रम संख्या दिया हुआ, पौधे का नाम दिया, उपयोग होने वाला भाग दिया, औषधि गुण या उपयोग क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं तुलसी। हम आप जानते हैं तुलसी के पौधे की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पत्ती का प्रयोग करते हैं। गले में खराश होती तो इसका प्रयोग करते हैं, त्वचा रोग के लिए भी उपयोगी होता है। फिर इसके बाद आता है नीम। नीम का क्या होता है? हम पत्ती का प्रयोग करते हैं, इसके छिलके का भी प्रयोग करते हैं और दतुईन के रूप में भी प्रयोग हम करते हैं। यह प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक का कार्य करता है और त्वचा रोग के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। फिर इसके बाद आता है सर्पगंधा। सर्पगंधा का जो प्रयोग होता है जड़ का होता है। किसका होता है? जड़ का होता है, या जिसे अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती उसके लिए होता है, और जिसका रक्तचाप ज़्यादा होता है उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है इसबगोल। इसबगोल क्या होता है? ये बीज की भूसी होती है जो पेट के लिए यानी कि कब्ज को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है चाल मोगरा। चाल मोगरा जो होता है इसका बीज प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बीज प्रयोग किया जाता है। यह कुष्ठ रोग तथा खुजली के उपयोगी है, यानी कुष्ठ रोग में प्रयोग किया जाता है, खुजली इसको होती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है सिनकोना। हम जानते हैं सिनकोना क्या होता है? छाल का प्रयोग किया जाता है, पौधे का छाल प्रयोग किया जाता है, या मलेरिया के लिए दवा होती है, या मलेरिया की दवा होती है। फिर इसके बाद आता है जामुन। जामुन क्या होता है? इसका बीज प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बीज का प्रयोग करते हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगी के लिए ये लाभदायक होता है। फिर इसके बाद आता है यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस होता है इसका तेल बनाया जाता है, यानी कि यूकेलिप्टस के तेल बनता है जो जुकाम की औषध के प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हर, बहेड़ा और आंवला। हम आप जानते हैं आंवला का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। इनका फल होता है जो उदर रोगी के लिए हर, बहेड़ा, आंवला का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पेट रोग के लिए ये उपयोगी होता है। फिर इसके बाद आता है मुलेठी। मुलेठी का जड़ का प्रयोग किया जाता है, जो गले की खराश होती है उसकी खराबी को दूर करने के लिए, खांसी, जुर्मे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। हम आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष अपने आसपास दिखाई देते हैं। सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है। सभी वृक्षों से क्या होता है? लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग सूखने के बाद ईंधन के रूप में हम करते हैं, ईंधन के रूप में किया जाता है। और हम जानते हैं कि साखू, शीशम और सागौन की लकड़ी का फर्नीचर के रूप में, यानी कि दरवाज़ा, खिड़की और विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है कागज़ बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पॉपुलर का वृक्ष होता है, जो पॉपुलर का वृक्ष होता है इसकी लकड़ी के दिया सलाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दिया सलाई बनाई जाती है, और कागज़ बनाने में इसका उपयोग
किया जाता है। कागज़ बनाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर अनेक प्रकार के पौधे पुष्प एवं पत्तियां की सुंदरता के कारण से उगाए जाते हैं, जो रंग बिरंगी होती हैं, जिनका उपयोग क्या किया जाता है, सजावट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, सजावट के रूप में किया जाता है। जैसे चमेली है, मधुमेह है, माधवी लता है, चंपा है, बिगनबोलिया है, मनी प्लांट है आदि। जैसे अशोक का पौधा, ये सब क्या है, सजावट के रूप में पौधों का हम उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम इमारती लकड़ी के बारे में पढ़े। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, हम देखते हैं हम सब लोग लाभदायक जंतु। यानी कि लाभदायक जंतु में हम जानते हैं कि आपके आसपास गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उन्हीं के बारे में कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, यानी कि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि। कुछ जंतु जंगली होते हैं, कुछ जंतु जंगली होते हैं, जैसे शेर, भालू, सियार, हिरन, गैंडा तथा लकड़बग्घा आदि। ये सब कैसे होते हैं जानवर, कैसे जंतु हैं, जंगली जानवर होते हैं। फिर आता है कि खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, यानी कि खाद्य पदार्थ मतलब है जो आप खाते हैं उसे कहते हैं खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ में क्या आता है, गाय, भैंस, बकरी से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार, आप जानते हैं कि दूध क्या है, एक संतुलित आहार होता है जो हमारे शरीर को हष्टपुष्ट रखता है और शरीर की सारी दैनिक क्रियाएं संचालित होती हैं। भेड़, बकरी और मुर्गी से गोश्त मिलता है। भेड़ है, बकरी है, मुर्गी से क्या होता है, गोश्त मिलता है। गोश्त में क्या होता है, मांस में प्रोटीन ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फिर इसके बाद आता है मुर्गियों, यानी कि मुर्गी, बतख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी कि मुर्गी के अंडे हैं चाहे बतख के अंडों को क्या किया जाता है, भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। मुर्गियों तथा चूजों की देख रेख करना, यानी कि मुर्गी तथा चूजों की देख रेख करने के लिए जो होता है उसे क्या कहते हैं, और उनके प्रजनन की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है तो उसे कहते हैं मुर्गी पालन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुर्गी पालन या पोल्ट्री कहा जाता है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजे निकलते हैं। मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्तों से क्या मिलता है, शहद मिलता है। हम आप जानते हैं मधुमक्खी के जो होते हैं फूलों के रस लाती हैं, उसके द्वारा शहद एकत्र करती हैं जिसे हम आप खाते हैं। तो मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खियाँ फूलों से पराग लाती हैं जिससे शहद बनता है। पराग लाती हैं जिससे क्या होता है, शहद बनता है। शहद बनने के साथ साथ क्या होता है, शहद पौष्टिक, सुपाच्य एवं रोगाणुरोधक होता है। पौष्टिक भी होता है, सुपाच्य भी होता है, रोगाणुरोधक भी होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, दवा के रूप में किया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है, मोम भी मिलता है। मोम मिलता है जो क्या होता है, पालिश, मोमबत्ती तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन या इसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन या इसे एपीकल्चर कहते हैं। मछलियाँ, हम आप जानते हैं मछलियाँ तालाब, नदी, झील तथा समुद्र के जल में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है, समुद्र के जल में पाई जाती हैं। इनकी भोजन के रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है या बहुत खपत होती है। इनमें उत्तम जंत प्रोटीन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, जंत प्रोटीन बहुत उत्तम होती, बहुत अच्छा होता है। कुछ मछलियाँ जैसे कार्ड और शार्क मछलियों के यकृत से तेल मिलता है। यकृत से जो तेल मिलता है जिसका प्रयोग दवाइयों के प्रयोग के लिए किया जाता है। मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण और व्यवस्था क्या कहलाता है, मत्स्य पालन या पीसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन या पीसीकल्चर कहलाता है। रेहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगुर और सौर आदि तालाब में पाई जाने वाली क्या, ये आम मछलियाँ होती। क्या होती हैं, ये आम मछलियाँ होती। फिर नेक्स्ट देखते हैं उत्पाद जंतु।
यानी कि उत्पाद देने वाले जंतु कौन कौन से हैं? रेशम कीट है, लाख है, कस्तूरी मृग, यानी कि विभिन्न प्रकार के हैं। तो उत्पाद देने वाले जंतु में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेशम कीट। हम आप जानते हैं रेशम कीट, रेशम के धागा तैयार किया जाता है जो शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, और इनके एक ग्रंथ पाई जाती है जिसके द्वारा क्या होता है? धागा तैयार होता है, रेशमी धागा तैयार होता है रेशम कीट से। तो रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होता है जिससे चिकने सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशमी कपड़ा बहुत सुंदर होता है, महंगा होता है और बहुत मजबूत होता है। रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथ होती है, एक विशेष ग्रंथ होती है जिसे रेशम ग्रंथ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रेशम ग्रंथ कहते हैं। इस ग्रंथ से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिससे रेशम कीट का लार्वा यानी कि इली जो होता है अपने शरीर के चारों ओर क्या करता है? अपने शरीर के चारों ओर रेशम के धागों को लपेट लेता है और गेंद जैसी संरचना बना लेता है, और अब तक लाख प्यूपा में बदल चुका होता है। लाख जो होता है वो क्या होता है? प्यूपा में बदल जाता है, एक कीड़े के रूप में बदल जाता है। इसके बाद इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती, कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ क्या हो जाता है? जब हवा के संपर्क में आ जाता है तो सूख जाता है। जब सूख जाता है तो रेशम बन जाता है। यह विशेष रेशम के कीटों को शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीड़ों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट एक कोकून से लगभग 700 से लेकर के 1000 मीटर तक की लंबाई तक का धागा प्राप्त होता है। 700 से लेकर के 1000 मीटर तक का धागा मिलता है। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख कीट जो होता है उसे लाख प्राप्त होता है। लाख से पॉलिश, वर्निश, चमड़ा, सील, मोहर जो लगाया जाता है उसको बनाने में, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाने में किया जाता है। आदि वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। जो लाख कीट होता है अपने शरीर की रक्षा हेतु क्या करता है? शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेता है। लाख का खोल बना लेता है जिसे खरोच कर पानी में क्या करते हैं? साथ गलाकर शुद्ध लाख को प्राप्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध लाख तैयार किया जाता है। लाख के कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग तैयार किया जाता है, जिसे आप देखेंगे जो लेडीजें होती, महिलाएं होती हैं जो लाल लाल पैरों में लगाती हैं, उसे महावर कहा जाता है, जिसे महिलाएं महावर लगाने के लिए प्रयोग में लाती हैं। जो आप देखेंगे जो शंख बजाया जाता है, शंख भी एक वाय खोल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो भी क्या है? जंतु का उत्पाद ही है। फिर इसके बाद आता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक एक पदार्थ मिलता है जिसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? औषधि के रूप में किया जाता है। फिर सहायक जंतु। सहायक जंतु में क्या है? गाय, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, खच्चर तथा विभिन्न पालतू जानवर है, साथ साथ जो कुत्ता है। इस प्रकार के जानवर को सहायक जंतु के रूप में जाना जाता है। ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद।